हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे। उनके हम ऑनलाइन एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सकें। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेट एग्ज़ाम और टीचर रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे ईवीएस के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021 में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में 28 दिसंबर 2021 के ईवीएस के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। 28 दिसंबर 2021 के ईवीएस पार्ट को सॉल्व करेंगे और ईवीएस पार्ट में 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। चलिए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पार्ट स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द हाउस ऑफ अ पेशेंट इज एट X and the hospital where he is getting his treatment is at Y. There is no straight lane from the patient house to the hospital. Therefore, the patient first goes to A, which is 800 meter due east of X, then goes to B, which is 600 meter due south of A, then to C, which is 150 meter due to west of B, and finally reaches the hospital at Y, which is 100 meter due to north of C with respect to the hospital the direction of the patient's house। यानी कि किसी रोगी का घर X पर स्थित है तथा वह अस्पताल जा उसका इलाज चल रहा है Y पर स्थित है। रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः रोगी पहले ए पर जाता है तो जो एक्स के ठीक पूर्व में 800 मीटर दूरी पर है। फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण 600 मीटर दूरी पर है। फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में है जो 150 मीटर दूरी पर है। और अंत में वह वाई पर अस्पताल में पहुंचता है जो सी के ठीक उत्तर में 100 मीटर दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष रोगी के घर की सही दिशा क्या होगी? आपके ऑप्शन ये दिए गए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस क्वेश्चन का सलूशन आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। लेट्स स्टडी लेट्स स्टडी टीम इंडिया। ठीक, टीम इंडिया को आप ज्वाइन करिएगा और सारे जितने भी अपडेट्स हैं सब आपको वहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ पर उस लिंक को क्लिक करेंगे और उस लिंक को क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करिए और सारे अपडेट्स वहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और सारे अपडेट्स वहाँ पे आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी नोट्स हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सब वहाँ पर आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो उसको ज्वाइन करिए और सारे अपडेट्स आपको सारे मिल जाएंगे। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, जो हमारी डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट और साउथ और वेस्ट। ठीक,
तो अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। ठीक। अगर ईस्ट और साउथ के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो साउथ और ईस्ट होगा। और अगर साउथ और वेस्ट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, साउथ और वेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट वेस्ट और नॉर्थ के बीच में होगा तो नॉर्थ और वेस्ट होगा। ठीक। तो देखिए, इसमें दिया गया है जो एक्स है, किसी रोगी का घर एक एक्स है, ये दिया गया है एक्स आपका। ठीक। जो एक्स है 800 मीटर दूरी पर उसका क्या है, रोगी के घर से अस्पताल जाने की कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः रोगी पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 800 मीटर दूरी पर है। तो ए एक्स से जो एक्स है उसका घर है रोगी का, जब वो अपने घर से चलता है अस्पताल के लिए तो उसके पास या उसके आस अस्पताल जाने के लिए कोई भी सीधी सड़क नहीं है। तो पहले क्या करेगा, ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में है। तो पूर्व का मीन्स क्या, ये इस तरीके से ना देखिए, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, या आपका साउथ है, या आपका वेस्ट है। तो देखिए जब रोगी चला एक्स के ठीक पूरब में 800 मीटर, तो कितना हो चला, 800 मीटर। ठीक। 800 मीटर, 800 मीटर चला। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में 600 मीटर दूरी पर है। तो ए से जो रोगी है चला साउथ की तरफ यानी कि दक्षिण की तरफ। तो कितना डिस्टेंस है उसका, 600 मीटर की दूरी पर चल रहा है। फिर इसके बाद फिर वह सी पर जाता है। सी पर जाने के बाद जो बी के ठीक पश्चिम में है जो 150 मीटर दूरी पर है। तो किधर चला, वो वेस्ट की तरफ चला यानी कि पश्चिम की तरफ। तो कितना हो गया, सी की तरफ चला, यह है बी। ठीक। कितना है इसका जो दूरी है, 150 मीटर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है और अंत में वह वाई पर अस्पताल में पहुंचता है तो ठीक सी के उत्तर में 100 मीटर दूरी पर है। तो वाई से जब हम लोग चलेंगे तो कितना दूरी होगी, 100 मीटर। ठीक। और इधर ये आपका एक्स है, तो किधर हो गया, ये जा रहा है नॉर्थ, नॉर्थ और वेस्ट की तरफ। ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। मैं आपको फिर रिम- मैं आपको फिर रिमाइंड करता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन का सलूशन आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। आप वहां पर जाके चैनल को ज्वाइन करिए और सारे अपडेट्स आपको वहां पर मिल जाएंगी। और मैंने अपने इस वीडियो में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप वहां पर क्लिक करिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, तो आप वहां पर जाइएगा, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और चैनल को ज्वाइन करिएगा और सारे अपडेट्स आपको मैसेज के फॉर्म में आपको मिलते रहेंगे। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, द बर्ड विच कैन मूव इट नेक बैक एंड फोर्थ विथ आ जर्क इज, यानी कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाली पक्षी है। आपके ऑप्शन है कबूतर, कपोत, तोता, उल्लू और मैना। तो 62 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, मैना। देखिए जो आपकी मैना है, मैना पक्षी तितलियर परिवार की प्रजातियां हैं। देखिए जो विभिन्न पक्षियों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, सभी की अलग अलग चोंच, गर्दन के पंख, आंखें आदि होते हैं। जो मैना है, मैना पक्षी तितलियर परिवार की प्रजातियां हैं। मैना को बात करने और किसी भी आवाज की नकल करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। मैना अफ्रीका, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती हैं। भारत में इन्हें मैना के नाम से जाना जाता है। मैना मध्यम कद की होती हैं और उनके पैर मजबूत होते हैं। वे झटके से अपने सिर पीछे की ओर ले जा सकती हैं। इसी प्रकार अपने गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाली पक्षी कौन है, मैना है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, द बर्ड विच कैन रोटेट इट नेक्स्ट बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट इज, यानी कि अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाली पक्षी कौन है? कबूतर, तोता, उल्लू, मैना। तो 63 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उल्लू यानी कि आउल। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। देखिए जो विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं, विभिन्न पक्षियों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। सभी की अलग अलग चोंच, गर्दन के पंख, आंखें आदि। देखिए जो उल्लू है, उल्लू एक निशाचर पक्षी है, जिसका अर्थ है कि दिन में सोता है और रात में जागता है। उल्लू मांसाहारी होते हैं। वे चूहे, छोटे और मध्यम आकार के स्तनधारियों, कीड़े, मछली और अन्य पक्षियों को खाते हैं। उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकते हैं। उल्लू काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, द ब्रेली स्क्रिप्ट इज यूज्ड बाय द विजुअली impaired person. In this type of script, a row of raised dots are made on a thick paper. Because of these raised dots, the visually impaired person can read by running their fingers on them. This script is based on। तो ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, है बिंदुओं पर। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा, है बिंदुओं पर। देखिए जो बच्चों सहित कुछ व्यक्ति नेत्रहीन हो सकते हैं, उनके पास चीजों को देखने के लिए बहुत सीमित दृष्टि होती है। ऐसे व्यक्ति चीजों को छूकर और आवाजें सुनकर ज्यादा ध्यान से पहचानने की कोशिश करते हैं। वे अपनी इंद्रियों को अधिक तेजी से विकसित करते हैं। अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं को और विकसित करने में सक्षम कर सकते हैं। दृष्टिबाधित दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सबसे लोकप्रिय संसाधन है ब्रेल लिपि। इसे इसे 1821 में 1881 में लुई ब्रेल द्वारा विकसित किया गया था। फिर जो आपका ब्रेल लिपि है, ब्रेल लिपि में 63 बिंदु प्रतिरूप या वर्ण है। प्रत्येक वर्ण एक अक्षर वर्णों के संयोजन, एक सामान्य शब्द या व्यवहारिक या व्याकरणिक संकेत का प्रतिनिधित्व है। बिंदु प्रत्येक 3 बिंदुओं की 2 पंक्तियों के प्रकोष्ठों में व्यवस्थित है। इसी प्रकार यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। ये प्रतिरूप जब ब्रेल शीट यानी मोटे कागज पर उभरा होता है, तो नेत्रहीन विकलांगों को स्पर्श करने के लिए कहा जाता है और शब्दों को पहचानने में उन्हें मदद मिलती है। उन्हें छूने में आसान बनाने के लिए बिंदु को थोड़ा ऊपर उठाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, देयर इज अ स्टेट इन आवर कंट्री where in rural areas, villages, because of heavy rains, the houses are made almost 3 to 3.5 meter, 10 to 12 feet above the ground. Because these houses are made using bamboo pillars, the inside of the houses are made of wood. This state is। यानी कि हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण क्षेत्र गाँव में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर यानी कि 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यहाँ घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है। आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और असम। तो 65 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, असम। ठीक। देखिए जो असम है आपका, असम में घर कैसे होते हैं? घर मजबूत बांस के खंभों से बने होते हैं, क्योंकि उनकी मजबूत संरचना के साथ बांस सबसे अधिक उपलब्ध संसाधन है। घर के अंदर लकड़ी का बना होता है, जिसमें बांस के आधार पर देखा जा सकता है। अधिकांश गांव अपने लकड़ी के घर जमीन से 3 से 3.5 मीटर ऊंचे ऊपर मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं, क्योंकि इस राज्य में अक्सर बाढ़ आती रहती है।
क्योंकि भारी वर्षा क्षेत्र है, इसलिए उनकी छतें ढलान वाली होती हैं, जिसमें छत पर पानी जमा नहीं होता है। अतः उपरोक्त बिंदु में हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि असम वह राज्य है जो एक उपयुक्त राज्य है जिसमें इस तरीके के घर बनते हैं, जिसमें भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 यानी 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है, या घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, द स्टेट इन विच जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इज, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो 66 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उत्तराखंड। ठीक, क्या उत्तराखंड। देखिए, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, एक राष्ट्रीय उद्यान अपने पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों के संरक्षण के लिए समर्पित है क्षेत्र है। सामान्यतः यह लगभग 100 से 500 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला एक छोटा संरक्षण क्षेत्र होता है। जैव मंडल निश्चय के भीतर एक या एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान मौजूद हो सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड में स्थित है। इसे 1936 में लुप्तप्राय बंगाल टाइगर की सुरक्षा के लिए हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व उद्यान है। इसका स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यहाँ बड़ी संख्या में बाघों का आवास होने के लिए प्रसिद्ध है, जो किसी भी भारतीय राष्ट्रीय उद्यान के लिए सबसे अधिक है। उद्यान 520 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके पूरे क्षेत्र में पहाड़ियाँ, दलदली अवसाद, नदी के किनारे, घास के मैदान और एक बड़ी झील शामिल है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और पूरे क्षेत्र में, और जो सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका। देखिए, ये आपके घर दिए गए हैं और क्या दिए गए हैं, प्लेसेस दिए गए हैं, यानी स्थान दिए गए हैं। आपको बताना है कौन से स्थान पर किस तरीके के घर स्थापित किए जाते हैं। ठीक, कंसीडर द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेस ऑफ 3 डिफरेंट प्लेस विद ऑल टुगेदर डिफरेंट क्लाइमेट्स। ऑप्शन दिया है आपका ए बी सी। इन लद्दाख हाउस आर मेड ऑफ स्टोन्स हैविंग 2 फ्लोर्स, ग्राउंड फ्लोर फॉर एनिमल्स and for the storing necessary things, wooden floor, flat roofs. In Manali, Himachal Pradesh, houses are made on bamboo pillar made of wood and stones. In Rajasthan, people in rural areas live in mud house with roof of thorny bushes. तो क्वेश्चन नंबर 67 का आपका आंसर सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, इन लद्दाख। ठीक, देखिए, जो 3 विभिन्न स्थान हैं जहाँ की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है, के मकानों के विवरणों पर विचार दीजिए। जो लेह लद्दाख में मकान पत्थर की 2 मंजिल के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है और फर्श लकड़ी और छत सपाट होती है। ये बिल्कुल सही है। और मनाली में क्या होता है, हिमाचल प्रदेश में मकान बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। मकानों को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये जो मकान और बांस के खंभे पर बनाए जाते हैं, जो बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं ना, तो वो ज़्यादातर असम में बनाए जाते हैं। ठीक, और हम राजस्थान में गांवों के लोग मिट्टी के बने मकानों जिनकी छत कटीली झाड़ियों की होती है। ये बिल्कुल सही है। तो ए सही है आपका और सी सही है। कौन से ऑप्शन में ए और सही है? ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। देखिए, जो हर क्षेत्र का एक अलग घर होता है। घर का प्रकार क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों पर निर्भर करता है। घर विशेष रूप से लोगों की जरूरतों के अनुरूप बनाए जाते हैं। देखिए, जो लकड़ी के ज़्यादातर जो मनाली में एक पहाड़ी होती है,
एक जो मनाली है, एक हिली एरिया है जहाँ पर ज़्यादातर वर्षा होती है, और वहाँ पर क्या होती है, बर्फ़ गिरती है। जो वहाँ के जो घर बने होते हैं, किससे बने होते हैं, स्टोन से बने होते हैं, यानी पत्थरों से बने होते हैं, लकड़ी से बने होते हैं, और वहाँ पे एक स्लैंटिंग रूफ होती है, यानी कि ढलाऊ छत होती है। ठीक। लेकिन वहाँ पे क्या, बांस के खंभों पर घर नहीं बनाए जाते हैं, और मकानों को लकड़ी और पत्थर से, ये तो सही है कि लकड़ी से बनाया जाता है, लेकिन उनको बांस के खंभों पर नहीं बनाया जाता है। बांस के खंभों से घर कहाँ बनाया जाता है, आपके असम में। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, क्रोकोडाइल, क्रो, डक, फिश, टॉर्टोइस। सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। यानी कि नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, कछुआ। उस उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 68 का, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कौवा। देखिए, जो जलीय जानवर हैं, जलीय जानवर अपने जीवन के अधिकांश या हर समय पानी में रहते हैं, और ये हवा में सांस ले सकते हैं। उनकी ऑक्सीजन को विघटित पानी में अपने विशेष अंगों से निकाल सकती हैं, जिन्हें गलफड़े कहा जा सकता है, यानी कि गिल्स कहा जा सकता है, या सीधे अपनी त्वचा के माध्यम से निकाल सकती हैं ऑक्सीजन। ठीक। जितनी भी जो होती हैं, सांस लेते हैं ना, सीधे अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं, और सांस लेते हैं और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जलीय जानवर के जानवर जलीय जानवर वे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, उन्हें जलीय निवास स्थान कहा जाता है। तालाब, दलदल, झीलें, नदियाँ और महासागर जलीय निवास के कुछ उदाहरण हैं। देखिए, जो कौवे को छोड़कर विकल्प में दिए गए सभी जानवर एक जलीय जानवर हैं, जबकि कौवा कैक कॉवर्स जीन का एक पक्षी है। मछली, कौवा, मगरमच्छ, बतख जलीय जानवरों का एक उदाहरण है। और जो आपका कौवा है, कौवा क्या है, उड़ने वाला जानवर है, और पक्षी पक्षी फैमिली में, यानी कि जो उड़ने वाले जीव जंतु होते हैं उसमें आता है, ना कि जलीय जंतु में। ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कौवा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट एलिफेंट्स के लिए सही हो जाएंगी। ठीक। देखिए, जो हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक झुंड में 20 से 25 हथनियों और बच्चे होते हैं। हाथी 4-5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक झुंड में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ये बिल्कुल सही है। ये आपका गलत हो जाएगा। एक झुंड में कितने होते हैं, 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होते हैं, ना कि 10 से 25 हथनियाँ। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो हाथी 4-5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। तो देखिए, जब बच्चा, इसमें क्या होता है कि जो मेल एलिफेंट है हाथिनियों के झुंड में नहीं होता है। जब वो जब वो 14 या 15 साल के हो जाते हैं तो उस झुंड को छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे अगर 14-15 वर्ष होता तब आपका सही हो जाता, बट इसमें क्या दिया गया है, 4 या 5 वर्ष तक की आयु आपकी दी गई है, कि हाथी 4 या 5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। बिल्कुल गलत। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। बिल्कुल सही है। किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सबसे सभी फैसले लेती है। देखिए, जो हथनी होती है झुंड की, क्या होती है, एक मुखिया होती है। ठीक। उसे मुख्य रूप से मादा और हाथी के बच्चे के का पालन पोषण करना होता है। ज्यादातर वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो 1 क्विंटल तक पत्ते और टहनियाँ खा लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका, और ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड में आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। 69 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए, और हाथी और उसके झुंड के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए, जो हाथी है, हाथी पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा स्तनपायी पशु है। झुंड माद सत्ता का पालन करते हैं, यानी सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। इस झुंड में
10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। इसमें मुख्य रूप से मादा और हाथी के बच्चे होते हैं। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता। वे 14 या 15 वर्ष साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। झुंड कभी कभी जलवायु और क्षेत्र के आधार पर हाथियों से जुड़ जाता है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो यानी 1 कुंटल तक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। 3 महीने के हाथी का वजन करीब 200 किलो यानी 2 कुंटल का होता है। हाथी ज़्यादा आराम नहीं करते हैं और दिन में सिर्फ 2 घंटे ही सोते हैं। हाथी आमतौर पर उष्णकटिबंधीय आवासों में पाए जाते हैं। हाथी को कीचड़ और पानी में खेलना बहुत ही पसंद है। कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा रखता है। उनके बड़े बड़े कान भी पंखों की तरीके काम करते हैं। हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़फड़ाते हैं। परिवार वह है जो हाथियों के निर्माण का आधार बनता है, लेकिन इनमें एक से अधिक परिवार शामिल हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका। फॉर द पीपल ऑफ बिहार द बेस्ट पीरियड टू स्टार्ट बी कीपिंग इज, यानी कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी है? जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, और जुलाई से सितंबर, और अक्टूबर से दिसंबर। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अक्टूबर से दिसंबर। ठीक। तो फ्रेंड्स, देखिए जो आपकी जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी एशियाई उपमहाद्वीपों का जन्मजात एक उड़ने वाला कीट है। ये अपने द्वारा उत्पादित मीठे शहद के लिए जाने जाते हैं। मधुमक्खियां फूलों से अमृत इकट्ठा करती यानी कि रस इकट्ठा करती हैं। या पराग उनके पित्ती में शहद भी बदल जाता है। उन छतों से शहद एकत्र किया जा सकता है। मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का यह सबसे अच्छा समय है। मधुमक्खियां लीची के फूलों की ओर आकर्षित होती हैं। कृत्रिम खेती में मधुमक्खियों के लिए शरबत या पराग बनाने के लिए शुगर दी जाती है। और मधुमक्खियों को रखने और उनके द्वारा उत्पादित शहद शहद के भंडारण के लिए बक्से की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय होता है। ठीक। तो मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी है? अक्टूबर से दिसंबर। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका। ये आपका सवाल दिया गया है। ठीक। A tourist boarded a train on 16/10/2021 from the Udupi for Surat. The train departed from Udupi at 20:20 and reached Surat at 16:20 पर on the next day 17/10/2021 को if the distance between the two city station is 1440 kilometer, the average speed of the train during the journey of the tourist was। देखिए किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए 16/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। यह ट्रेन उडुपी से 20:20 तक चली और अगले दिन अर्थात 17/10/2021 को 16:20 बजे सूरत पहुंची। यदि उन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 1440 किलोमीटर है, तो उस पर्यटक की यात्रा के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? तो आपको बताना है कि उसका एवरेज स्पीड क्या होगा ट्रेन का। पहले फ्रेंड सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं इस क्वेश्चन को मैं इस क्वेश्चन का सलूशन आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। लेट्स स्टडी लेट्स स्टडी टीम इंडिया। ठीक। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं, जितने भी कंटेंट बेस्ड पीडीएफ फाइल्स हैं, और जितने भी नोट्स हैं, आपको सब वहाँ पर मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने ही वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप वहाँ पर क्लिक करके
मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और मैं इस क्वेश्चन का सलूशन आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा। और इस चैनल को आप ज्वाइन करिएगा और सारे आपको अपडेट्स, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, जितने भी नोट्स हैं, सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और सब अपडेटेड रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, दिया गया है कि किसी पर्यटक ने उडुपी ने सूरत जाने के लिए 16/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका स्टेशन है, ठीक, स्टेशन, ठीक, स्टेशन, और डेट दी गई है आपको, ठीक, डेट दी गई है। और ये अराइवल है, यानी कि वहाँ से क्या चली, और डिपार्चर का मीन्स क्या, वहाँ तक सूरत तक पहुँची, ठीक। देखिए जो स्टेशन है आपके, एक है उडुपी, उडुपी, और पहुंची कहाँ पर, सूरत स्टेशन पर, ठीक। उडुपी से कब चली, 16/10/2021 को, और पहुंची कब, 17/10/2021 को। और अराइवल का टाइम नहीं दिया है, लेकिन डिपार्चर का क्या टाइम दिया है, 20:20 पर। और पहुंचने का टाइम क्या दिया है, 16:20 पर। तो आपको क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस आपको बताना है कि कितना कवर किया उसने, ठीक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे, और फिर इसके बाद टोटल डिस्टेंस निकालेंगे और टोटल टाइम निकालेंगे। देखिए इनके बीच का जो टाइम आएगा, कितना आएगा, टाइम टेकन कितना उसने लिया, इनके बीच का जो टाइम आएगा, टोटल टाइम कितना आएगा, 20 आवर्स, ठीक, 20 आवर्स, ठीक। और टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, टोटल डिस्टेंस दिया है आपका, टोटल डिस्टेंस दिया है आपका फ्रेंड्स, हमारा डिस्टेंस कितना दिया गया है, टोटल डिस्टेंस दिया गया है 1440 किलोमीटर। इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। देखिए जो हमारा टोटल डिस्टेंस है कितना दिया गया है, जो हमारा टोटल डिस्टेंस है 1440 किलोमीटर दिया गया है। और जो हमारा टाइम कितना है, 20 घंटे, 20 आवर्स, कितना है टोटल टाइम, 20 आवर्स, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू सारी रख देंगे और डिवाइड करेंगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर, ठीक, 72 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स, ये आप देखिए, जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं, मीटर पर सेकंड में दिए गए हैं, और हमारे क्वेश्चन में क्या है, किलोमीटर में वैल्यू दी गई है और घंटों में दी गई है, आवर में दी गई है ना वैल्यू। तो हम लोगों को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर में जब हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, 5/18 से, ठीक। और अगर हम लोग मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जब चेंज करेंगे, तो जस्ट इसका अपोजिट करेंगे, तो क्या होगा, 18/5। तो हमको किस में आंसर लाना है, मीटर पर सेकंड में। तो हम लोग क्या करेंगे, 5/18 का डिवाइड करेंगे, जो हमारा एवरेज स्पीड आया है। तो हमारा एवरेज स्पीड कितना आया है, 72 किलोमीटर इंटू किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18, क्योंकि हमको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में क्या करना है, चेंज करना है। तो 18×4 = 72 और 5×4 = 20, तो कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को
मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टाइम, लेट्स स्टडी टीम इंडिया। ठीक, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और जितने भी सारे अपडेट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पर क्लिक करिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और जितने भी अपडेट्स हैं आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक, चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका। On the map of India, if you draw a straight line from Kolkata and capital of West Bengal to Chandigarh, then the direction of Chandigarh with respect of Kolkata would be। यानी कि जब आप यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचते हैं, तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर पश्चिम। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, एक नक्शा यानी कि एक मैप पृथ्वी की सतह का एक प्रतिनिधित्व होता है या रेखा चित्र है, या इसका एक हिस्सा एक समतल सतह पर एक पैमाने के अनुसार खींचा जाता है। मानचित्र के तीन घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। चार प्रमुख दिशाएं हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इन्हें दिग्बिंदु कहा जाता है। अन्य चार मध्यवर्ती दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। इन मध्यवर्ती दिशाओं की सहायता से हम किसी भी स्थान का अधिक सटीकता से पता लगा सकते हैं। कंपास की सहायता से हम किसी स्थान की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी देश के पूर्वी हिस्से में है। चंडीगढ़ देश का एनसीआर यानी कि उत्तर में है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन उत्तर पश्चिम। यानी कि यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचते हैं, तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी, उत्तर पश्चिम। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्रोइंग द ऑनियन क्रॉप्स। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और कौन सा सीक्वेंस होगा। ठीक, देखिए, निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम बताइए या चुनिए। बीज बोना, खरपतवार निकालना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काट कर अलग करना, गुड़ाई करना या मृदा को पोला नरम करना, प्याज को उखाड़ कर निकालना। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 73 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, DABEC। यानी कि फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 73 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, फसल उगाते समय निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है। मिट्टी खोदना यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह वायु रिक्त स्थान बनाता है। मिट्टी की जुताई, बीज बोना, पानी देना, बीज खरपतवार निकालना और कटाई। ठीक, देखिए, बीजों के सही मात्रा को नियमित दूरी पर गिराया जाता है या सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि एक ही स्थान पर बहुत सारे बीज ना गिरें। बीज बोने के 20 दिनों के बाद वे अंकुरित होने लगते हैं। प्याज के पौधों के साथ साथ खरपतवार भी दिखने लगते हैं। खरपतवार को हटाने की जरूरत है ताकि वे सारा पानी और उर्वरक नहीं ले सकें। ज़्यादातर खरपतवार होंगे तो प्याज के पौधे स्वस्थ नहीं रहेंगे। पौधे लंबे हो जाते हैं, पत्तियां पीली होकर सूखने लगती हैं। इसका मतलब है कि प्याज निकलने के लिए तैयार। अब प्याज निकल निकाल लिया गया है। यह महत्वपूर्ण है कि यह सही समय पर किया जाने चाहिए। देर हुई तो प्याज जमीन में ही सड़ जाएगा और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। प्याज के ऊपर से सूखे पत्तों को काटा जाता है। बोरियों को प्याज से भरकर बड़े बाजार में बेचने के लिए ट्रक में ले जाया जाता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नॉट फाउंड इन द डेजर्ट ओक ट्री। यानी कि
कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा जो आपका वृक्ष में नहीं पाया जाता है, किसमें? रेगिस्तानी ओक में। ठीक, तो 74th का आपका आंसर हो जाएगा बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक, देखिए जो डेजर्ट ओक है यानी कि रेगिस्तानी ओक है, या फिर शाहबलूत वृक्ष है, या ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है, या लगभग 10 फीट लंबा होता है। इसमें में बहुत कम पत्ते होते हैं। इसकी जड़ें पानी की तलाश में बहुत गहराई तक जाती हैं। इन जड़ों की गहराई पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना अधिक होती है। यह पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। इस पानी को पीने के साथ स्थानीय लोग पतले पाइप का इस्तेमाल करते हैं। रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को गर्मी के लंबे समय तक शुष्क मौसम और चरम मौसम की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसलिए अतिरिक्त पानी के नुकसान को रोकने और पानी को स्टोर करने के लिए इनकी पत्तियों के तने और जड़ों को संशोधित किया जाता है। मरुस्थलीय पौधों में देखे जाने वाले कुछ सामान्य अनुकूलन हैं। इनकी एक लंबी जड़ होती है जो पानी के तराश में गहराई तक जाती है। वे कम या बहुत अधिक कम पत्ते होते हैं। इसमें रेगिस्तानी ओक में, एक डेजर्ट ओक में पानी को स्टोर करने के लिए तने को संशोधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त पत्तियां शिकारियों से बचने के लिए कांटों में बदल जाती हैं। इसी प्रकार डेजर्ट ओक एक मरुस्थलीय पौधा है। इसमें वाष्पीकरण के कारण खोए हुए पानी को कम करने के लिए अनुकूलन है, और अनुकूलन है पानी, इसीलिए पानी की तलाश। इसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं। बिल्कुल सही। पेड़ के तने में जमा होता है पानी। सही। इसके बहुत कम पत्ते होते हैं। बिल्कुल सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ईवीएस के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन का। नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु आर, यानी कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। देखिए जो तमिलनाडु है भारत का दक्षिणी राज्य है। चेन्नई, जिसे पहले मद्रास के नाम से भी जाना जाता था, तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में 10वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से छठा सबसे बड़ा राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार है। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरल एंड कर्नाटक आदि है। वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हैं, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। तो फ्रेंड्स, ईवीएस के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें EVS यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और ये कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को। और वीडियो अच्छा लगा हो तो, पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। दिस वॉज द निखिल कुशवाहा। थैंक यू गाइस। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सीटेड एग्जाम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में समझेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर द सीटेड जुलाई 2023 एग्जाम। थैंक यू। धन्यवाद।